आज का जो हमारा लेक्चर है वो इससे पहले हम लोग जो देख चुके हैं वो रिगार्डिंग बेसिक्स पहले कुछ 2 लेक्चर्स में देखी थी कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है। देन उसमें कुछ इश्यूज़ थे वो डिस्कस किए थे। पैरेलल कंप्यूटिंग कैसे अचीव की जा सकती है उसके हार्डवेयर एस्पेक्ट हमने सेकंड लेक्चर के अंदर देखे थे। और कल के जो लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ पैरेलल कंप्यूटिंग को हम लोग थ्रू सॉफ्टवेयर कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स हैं, वो हमने कुछ देखा है। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको थ्योरेटिकली तौर पे हम लोग कितना रिड्यूस कर सकते हैं और कौन-कौन से बॉटलनेक्स हैं जो कि पैरेललाइजेशन के अंदर हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे एक लॉ है जिसको हम लोग एंडल्स लॉ कहते हैं, जो कि हेल्प करता है रिगार्डिंग आपको पैरेललाइजेशन कितनी अचीव होगी और उसमें हम लोग कितना मैक्सिमम थ्योरेटिकली तौर पे जो पीक परफॉर्मेंस है या स्पीड अप जो है वो कितना अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोफाइलिंग के हवाले से देखेंगे कि डिपेंडेंस एनालिसिस करके देखेंगे कि डिपेंडेंसीज कहाँ पे आती हैं और इश्यूज़ या बॉटलनेक्स कहाँ पे हमें ड्यूरिंग द प्रोग्राम थ्योरेटिकली तौर पे फेस करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, तो जो हमारे पास कोई भी मशीन होती है उसकी एक कंप्यूटेशनल पावर होती है। उस कंप्यूटेशनल पावर को हम लोग यूजुअली मेजर करते हैं फ्लॉप्स के अंदर या जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के यूनिट के अंदर। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो है वो एक्चुअली एक थ्योरेटिकल पीक परफॉर्मेंस आपको बताता है कि आपकी जो डिवाइस है वो इतनी थ्योरेटिकल पीक परफॉर्मेंस अचीव कर सकती है। फ्लॉप्स कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है। आपके पास जो हार्डवेयर है उसमें कितनी नंबर ऑफ सॉकेट्स हैं, उस मतलब सॉकेट का मतलब ये है कि एक सॉकेट अगर है उसके ऊपर अगर आपकी जो हार्डवेयर है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सॉकेट्स हैं जिस पे कोर्स आपने एम्बेड हुई हुई हैं। तो यूजुअली हमारे पास जो हार्डवेयर होता है या जो कंप्यूटिंग मशीन होती है उसमें एक ही सॉकेट होती है या एक ही चिप होती है, उसके ऊपर मल्टीपल फिर कोर्स होती हैं। अच्छा, पहली फील्ड तो जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो सॉकेट्स की है। तो यूजुअली हमारे पास सॉकेट 1 ही होती है अगर आपके पास सिंपल सी कंप्यूटिंग मशीन हो, वरना हमारे पास जो सर्वर या क्लस्टर कंप्यूटिंग मशीन होती हैं वहाँ पे हमारे पास सॉकेट्स की तादाद ज़्यादा होती है, या हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जो मशीन होती है तो सॉकेट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। देन जो आपके पास एक सॉकेट है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ कोर्स हैं वो आ जाता है। देन उसके बाद हर कोर का जो स्पीड है वो कितनी है, मतलब उसकी जो गीगाहर्ट्ज़ के अंदर या जो गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है। देन मल्टीप्लाई बाय जो उसका फ्लॉप्स कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस वो एक साइकिल के अंदर अचीव कर रहा है। तो इससे मिलके हमारे पास ओवरऑल थ्योरेटिकल पीक परफॉर्मेंस मिलती है कि इतनी थ्योरेटिकल तौर पे हमारे पास ये जो डिवाइस है ये इतनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव कर सकती है थ्योरेटिकली। एग्जांपल कुछ ना देखते हैं। सपोज आपके पास जो यूजुअली घरों में जो कंप्यूटर्स होते हैं या जो पीसीज होते हैं वो हमारे पास उनमें जो सॉकेट होती है वो 1 ही होती है, मगर उसमें जो एक सॉकेट के ऊपर जो नंबर ऑफ कोर्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपके सीपीयू के आर्किटेक्चर के ऊपर। कुछ सीपीयूज़ के अंदर डुअल कोर आर्किटेक्चर होता है, कुछ के अंदर क्वाड कोर, कुछ के अंदर हेक्सा या ऑक्टा कोर भी होता है। तो ऐसे भी प्रोटोटाइप्स डेवलप हुए हैं ओवर द टाइम कि जिसमें जो एक सीपीयू है उसके अंदर 80 कोर्स तक हो सकती हैं। देन जो सेकंड हमारे पास पैरामीटर है वो हमारे पास क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड है, जो कि रेफर किया जाता है जो एक सीपीयू की जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है वो कितनी है, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग गीगाहर्ट्ज़ को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन द क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड। तो और देन उसके बाद वो जो आपका प्रोसेसर है वो कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन एक सेकंड के अंदर कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपके सीपीयू के आर्किटेक्चर के होता है ऊपर। जो हमारे पास घरों के अंदर यूजुअली जो कंप्यूटर्स हैं जो i7 मतलब 8 कोर i7 के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसके अंदर यूजुअली तौर पे डबल प्रिसिजन 4 डबल प्रिसिजन फ्लॉप्स पर साइकिल अचीव किया जाता है, या फिर 8 सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर साइकिल अचीव किए जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस में भी आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर देखे होंगे
डबल प्रिसिजन भी, सिंगल प्रिसिजन भी। तो उसी तरह के सेम ऑपरेशंस जो हैं वो हम लोग यहीं पे अचीव करके। तो एक टेस्ट के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, सपोज आपके पास एक मशीन है i7 है, जिसके अंदर 6 कोर्स हैं और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अराउंड 3.46 गीगाहर्ट्ज़ है। और वो जो ये जो मशीन है ये 8 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। इसकी थ्योरेटिकल पीक पावर कितनी होगी, तो एनीवन फ्रॉम द क्लास वो बता सके कितनी थ्योरेटिकल पावर इसकी हम लोग अचीव कर सकते हैं। करेंगे किस तरह इसको? उसमें हम पुट करेंगे वैल्यू से। जी ठीक हो गया, बस सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर जो सॉकेट है वो एक ही है, क्योंकि ये i7 मशीन है तो इसमें एक ही सॉकेट होती है, और ये होम पीसी है। तो 1 सॉकेट है, इसमें 6 कोर हैं, 3.46 गीगाहर्ट्ज़ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइकिल्स पर सेकंड के अंदर और मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आएगा कि एक सॉकेट है, 6 कोर हैं, इतने नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड वो परफॉर्म कर रहा है और 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतने सिंगल प्रिसिजन फ्लॉप्स पर सेकंड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। या अगर डबल प्रिसिजन की बात करें तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 83 गीगा फ्लॉप्स या 109 गीगा फ्लॉप्स वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको गीगा के अंदर सिंपली कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास इस मशीन की थ्योरेटिकली पीक परफॉर्मेंस इतनी अचीव हो सकती है। अच्छा, तो अगर हम लोग एक बात करें, हमारे पास जो क्लॉक स्पीड है जो यहाँ पे इस केस में 3.46 है, ये कितनी मैक्सिमम अचीव की जा सकती है, तो वो हमारे पास थ्योरेटिकली तौर पे हम लोग 5 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकली 4.4 4.8 तक हम लोग जा सकते हैं ऑन अ सिंगल कोर विदाउट अ टर्बो बूस्ट। उसके अलावा हम लोग ओवर क्लॉकिंग करके उससे ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं, मगर उससे ऊपर फिर हमारे पास जो मशीन है वो अनस्टेबल हो जाती है। ठीक, तो ये हमारे पास एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि अगर आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का प्रोसेसर होगा तो वो प्रैक्टिकली तौर पे इम्पॉसिबल है कि परफॉर्मेंस अचीव करना। 5 गीगाहर्ट्ज़ या उससे कम का प्रोसेसर हुआ तो हमारे पास थ्योरेटिकली तौर पे हम उतनी परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर का प्रोसेसर हुआ 5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का तो प्रैक्टिकली तौर पे अनस्टेबल है और उतनी परफॉर्मेंस हम लोग अचीव नहीं कर सकेंगे। ये तो बात थी एक मशीन की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है कंप्यूटेशन की। देन अब मशीन ने कुछ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो उन प्रोसेसेस को हम लोग कितना स्पीड अप कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फिर स्पीड अप कैलकुलेशन का फार्मूला है, जो कि यूजुअली सिंपल सी रेशियो है या परसेंटेज की बेस के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। और ये स्पीड अप जो कैलकुलेशन है ये एक्चुअली बताता है कि मैक्सिमम स्पीड अप आप कितना अचीव कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर। उसके लिए हमारे पास फिर एम्डल्स लॉ है। एम्डल्स लॉ एक्चुअली एड्रेस करता है स्पीड अप कैलकुलेशन पे कि एक प्रोसेस जो है आपके पास क्योंकि वो हार्डवेयर के ऊपर रन हो रहा होगा या एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो वो कितना एक्सपीरियंस कर सकता है अगर आप उसको एक सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करें या अगर एक पैरेलल आर्किटेक्चर वाले हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट करें तो कितना स्पीड अप आपको उस प्रोसेस के अंदर मिल सकता है। तो वो जो कैलकुलेशन है वो एम्डल्स लॉ से मिलती है। तो कुछ इस तरह से है कि आपके पास टाइम ऑफ स्पीड अप या टोटल स्पीड अप टाइम वो कितना होगा, वो होगा जी ये आपके पास 1 से डिवाइड इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि ये 1 जो अज्यूम किया जाता है ये सिक्वेंशियल या सीरियल कंप्यूटिंग का टाइम कंसीडर किया जाता है, डिवाइड बाय 1 माइनस पी प्लस पी ओवर एस। यहाँ पे जो पी है ये टाइम है कि कितना आपने उस कोड में से कितना पोर्शन पैरेलल के अंदर कन्वर्ट किया और एस जो है वो कितना रिमेनिंग पोर्शन सिक्वेंशली आपने एग्जीक्यूट किया। सपोज आपका एक प्रोसेस है, उसके अंदर 100 MB साइज़ है उस प्रोसेस का। उस 100 MB में से आपने जो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट किया वो 70 MB था। तो यहाँ पे जो P होगा वो 0.7 होगा कि आपने 70% जो प्रोसेस था वो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट किया, रिमेनिंग 30% जो प्रोसेस है वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो यहाँ पे P की वैल्यू उसके इसके अंदर 0.7 होगी और S की वैल्यू होगी 0.3 होगी। तो कितना स्पीड अप हो सकता है, तो 1 डिवाइड बाय
1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3 प्लस 0.7 डिवाइड बाय 0.3। तो अब जो आंसर आएगा वो आपके पास इतना स्पीड अप आप एक्चुअली थ्रेड के तौर पे अचीव कर सकते हैं। एक एग्जांपल के रूप देखते हैं कि सपोज आपके पास एक प्रोसेस है, उसके अंदर 30% जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो आप स्पीड अप कर सकते हैं या पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो P हुआ वो आपके पास 0.3 हो गया। अच्छा, अगर उसके अंदर हम लोग इम्प्रूवमेंट करें और वो पार्ट जो है वो S जो है वो 2 टाइम्स हम लोग उसको इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो जो एम्डल्स लॉ जो होगा, एक्चुअली S जो है वहाँ पे कितना स्पीड अप हम लोग उस प्रोसेस पे अचीव कर रहे हैं, S का मतलब वहाँ पे सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, वो कितना हम लोग उस पर स्पीड अप अचीव कर रहे हैं, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, कितना हम स्पीड अप अचीव कर रहे हैं। तो अब ओवरऑल स्पीड अप हमें कितना मिलेगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.3 प्लस P जो है वो 0.3 डिवाइड बाय उसको कितना स्पीड अप किया उस पोर्शन को, तो वो सपोज हमने 2 टाइम्स स्पीड अप किया जैसे यहाँ पे। तो अब जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास कितना एक्सपीरियंस स्पीड अप होगा, तो 0.7 प्लस 0.15 दैट इज 0.85। तो स्पीड अप जो हुआ 1 डिवाइड बाय 0.85, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 1 डिवाइड बाय 0.85 दैट इज 1.17 हमारे पास स्पीड अप अचीव हुआ ओवरऑल स्पीड अप। इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक प्रोसेस है, उसमें 30% जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस प्रोसेस का, वो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो जो 30% ऑफ कोड है उसको आप 2 टाइम स्पीड अप कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपके पास प्रोसेस स्पीड अप हुआ वो 1.17 एक्स के ऊपर परफॉर्मेंस आपको अचीव हुई, मतलब 17% आपको इंक्रीज मिला प्रोसेस। तो एंडल्स लॉ यही स्पीड अप कैलकुलेट करके देता है। अच्छा, अब सपोज हमारे पास एक प्रोसेस है, उसके हम लोग 4 थ्रेड्स बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। एक सीरियल टास्क है, उसको हमने 4 थ्रेड्स के अंदर डिवाइड कर लिया, या एक प्रोसेस को 4 थ्रेड्स के अंदर डिवाइड कर लिया। जो पहला थ्रेड है उसके अंदर जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 0.11 है, जो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट है। दूसरे के अंदर 0.18 है, तीसरा जो है 0.23 है, चौथा 0.48 है। और जो पहला पोर्शन ऑफ कोड है उसको हम लोग स्पीड अप नहीं कर रहे, तो S इक्वल टू 1 है। दूसरा पोर्शन ऑफ कोड जो है उसको 5 टाइम्स स्पीड अप कर रहे हैं, तीसरा जो है वो 20 टाइम्स स्पीड अप हो रहा है, और चौथा जो है वो 1.6 टाइम स्पीड अप हो रहा है। तो अब एम्डल्स लॉ लगाते हुए हमारे पास ओवरऑल स्पीड अप क्या होगा। हाँ जी, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम? एवरेज लेंगे सर इनकी नहीं जो बेटा, ओवरऑल। एवरेज नहीं ले सकते, वो तो आपके पास एवरेज स्पीड अप मिलेगा ना। वो तो फिर हमारे पास एवरेज स्पीड अप मिलेगा, उस तरह नहीं कर सकते। सर 1 बाय 1 वो फाइंड करके ऐड अप कर देंगे। 1 बाय 1 कैसे मतलब? सर मतलब P1 और S1 की वैल्यू डाल के एक निकालेंगे, फिर अगला निकालेंगे, उसमें ऐड अप कर देंगे आखिर में। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। देखो, इसका जो एम्डल्स लॉ की डेरिवेशन है कुछ इस तरह से है कि अगर इस तरह का हमारे पास सिचुएशन हो कि जहाँ पे हमारे पास मल्टी थ्रेड्स बन रहे हों एक प्रोसेस के, तो उस केस में जो स्पीड अप है वो कैलकुलेट होता है, वो एक फार्मूला जस्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास एस टाइम जो है वो कितना होगा जी 1 का मतलब है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन टाइम, डिवाइड बाय पहला पोर्शन ऑफ कोड क्या है P1,
डिवाइड बाय उसको कितना स्पीड अप किया है, S1। ठीक हो गया। इसी तरह P2 डिवाइड बाय S2। देन तीसरा पोर्शन P3 डिवाइड बाय S3, इसको कितना स्पीड अप किया, प्लस चौथा पोर्शन ऑफ कोड P4 डिवाइड बाय S4। तो ये अब आपके पास जो स्पीड अप हुआ वो आपके पास ओवरऑल स्पीड अप मिलेगा। इस केस के अंदर वो सपोज कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड आ गया इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास इस तरह मिलेगा 1 डिवाइड बाय P1 यहाँ पे क्या है 0.11 डिवाइड बाय S1, S1 1 है, ठीक है, प्लस P2 क्या है हमारे पास, वो है जी 0.18 डिवाइड बाय उसको स्पीड अप जो हमने किया वो 5 टाइम्स इंक्रीज किया है। P3 जो है वो 0.23 डिवाइड बाय उसको 20 टाइम्स स्पीड अप किया, और जो P4 है 0.4 है उसको जो स्पीड अप किया 1.6 टाइम किया। तो जो फार्मूले में जब आप पुट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2.19। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से स्पीड अप होगा। तो इस केस में जो हमारे पास स्पीड अप मिलेगा वो अराउंड 2.19, मतलब 2 टाइम्स हमने स्पीड अप किया है। जबकि इस केस में आप देख सकते हो कि एक पोर्शन ऑफ कोड ऐसा भी है कि जहाँ पे हमने जो स्पीड अप है वो 20 टाइम्स की है, ठीक है? जैसे S3 जो है उधर हमने 20 टाइम्स स्पीड अप किया किसको, P3 को, मगर वो जो P3 है उसने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। क्यों, वजह क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ कोड जो है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, वो है जी 0.48 को हमने स्पीड अप जो किया वो 1.6 टाइम स्पीड अप किया। तो हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ कोड जो है उसको हमने 1.6 टाइम स्पीड अप किया, उसके बावजूद हमारे पास जो स्पीड अप है वो फिर भी हमारे पास 2.19 हमें ओवरऑल स्पीड अप मिला है। तो इस तरह के केस में हमारे पास कोशिश ये की जाएगी कि ऐसा पोर्शन ऑफ कोड कि जो ज़्यादा मेमोरी ले रहा है या ऐसा थ्रेड जो कि ज़्यादा मेमोरी ले रहा है उसको ज़्यादा स्पीड अप किया जाए। तो अगर इस केस में हम लोग देखें तो अगर ऐसा थ्रेड जिसको हम ज़्यादा इंक्रीज कर सकें, स्पीड अप कर सकें, तो वो इस केस में P4 होगा कि वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा था। उसको अगर हम लोग ज़्यादा स्पीड अप करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल स्पीड अप जो है वो काफ़ी बेटर होगा, ठीक है। तो इसको कुछ डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक ओरिजिनल प्रोसेस ये था कि जिसमें ए जो है वो रेड से हाईलाइटेड है, ये वाला पोर्शन ऑफ कोड, और बी जो है वो प्रोसेस ये वाला है, ठीक है। अब सपोज ये ओरिजिनल प्रोसेस है, ठीक है? इसके ये दो थ्रेड्स हैं ए और बी, ठीक है। इस केस में जो ए है वो हमारे पास ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है या ज़्यादा पोर्शन उसके पास है, और बी के पास कम पोर्शन है। सपोज हम लोग जो बी थ्रेड है उसको 5 टाइम इंक्रीज उसको सॉरी 5 टाइम स्पीड अप कर देते हैं, मगर ए को वैसे के वैसे रहने देते, तो ओवरऑल जो हमारे पास स्पीड अप होगा वो फिर भी इतना सिग्निफिकेंटली तौर पे इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो ए है जिसने ज़्यादातर टाइम लिया है या ज़्यादा मेमोरी ली है वो हमारे पास अभी भी स्पीड अप नहीं हुआ। अगर इसके बजाय हम लोग बी को वैसे के वैसे रहने दें और ए को जस्ट 2 टाइम्स भी स्पीड अप कर दें तो हमारे पास बी को अगर 5 टाइम इंक्रीज करें उससे फिर भी हमारे पास बेहतर स्पीड अप अचीव होगा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है एज़ कम्पेयर टू बी, या ज़्यादा मेमोरी ले रहा है। तो एमडल्स लॉ भी हमें फिर यही कुछ बताता है कि आपके पास कोशिश ऐसी की जाए कि जो थ्रेड या जो पोर्शन ऑफ कोड ज़्यादा टाइम ले रहा है या ज़्यादा मेमोरी लेता है उसको हम लोग ज़्यादा स्पीड अप करें ताकि ओवरऑल स्पीड अप जो है वो बेटर अचीव हो। अच्छा, अब सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से एग्जांपल इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। जो एमडल्स लॉ की जो स्पीड अप कैलकुलेशन है वो फॉर
ये जो यहाँ पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है इसके ऊपर नंबर ऑफ कोर्स हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो कंप्यूटेशनल स्पीड अप है कि कितना आप मैक्सिमम स्पीड अप अचीव कर सकते हैं। और ग्राफ जो बनाया गया वो कुछ ऐसा बनाया गया कि आप 50% ऑफ कोड को पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट करें विद इतनी नंबर ऑफ कोर्स है तो आपको कितना स्पीड अप मिलेगा। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सपोज आपके पास एक प्रोसेस है उसको आपने 50% पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट किया और आपने उसको 2 कोर्स के साथ एग्जीक्यूट किया तो आपको जो स्पीड अप है वो अराउंड 1.8 मिल रहा है। और इस केस में 50% पैरेललाइजेशन के साथ आपको जो मैक्सिमम स्पीड अप मिल सकता है वो 2x में मिल सकता है विद 16 कोर्स। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने हायर स्पीड अप अचीव करना हुआ, आप ज़्यादा पोर्शन ऑफ कोड को पैरेललाइज करें। क्यों? क्योंकि इस केस में भी अगर आपके पास ज़्यादा 50% आपका कोड पैरेलाइज है और आपके पास बेशक 512 कोर्स भी हैं, तो भी आपके पास जो मैक्सिमम स्पीड है तब भी आपके पास 2x है। या बेशक 32 कोर्स हैं, बेशक 64 कोर्स हैं, बेशक 128 कोर्स हैं, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स हैं मगर आपके पास स्पीड अप ज़्यादा नहीं हो रहा। वजह क्या है कि आपका सिर्फ पर 50% जो कोड है वो पैरेलल के अंदर रन हो रहा है। इसके बजाय अगर आप सपोज 8 कोर्स के ऊपर ही रहते हैं और आप 75% स्पीड अप अचीव कर लेते हैं, सॉरी 75% ऑफ द कोड को आप पैरेलल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको अराउंड 3x परफॉर्मेंस मिल जाती है। या अगर हम लोग बात करें, अगर आपने 75% ऑफ कोड को पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट करा और आपके पास मैक्सिमम कितनी परफॉर्मेंस मिल सकती है, 4x मिल सकती है ऑन 128 कोर्स। ये कंप्यूटेशनल स्पीड अप है जो कि एंडर्स लॉ से ड्राइव किया गया है। देन अगर आपने 90% ऑफ द कोड को हम पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट कर लें तो हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड है वो 10x होगा ऑन 512 कोर्स। अच्छा, अगर इसके बजाय आपके पास बजट कम है और आप इतनी ज़्यादा 512 कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, सपोज आपके पास 64 कोर का बजट है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप अपना जो पैरेलल जो कोड है उसको ज़्यादा पैरेलल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो पैरेललाइजेशन ज़्यादा करेंगे। तो इस केस के अंदर जो मैक्सिमम पैरेललिज्म आप अचीव कर सकते हैं विद 64 कोर्स वो अराउंड 15x आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोर्स को इंक्रीज करने से हमारे पास पैरेललाइजेशन नहीं अचीव होती। इसके बजाय हम लोग जो पैरेललाइजेशन है वो अचीव मैक्सिमम उस वक्त होती है कि जब आपके पास जो प्रोसेस है या जो आपके पास थ्रेड है उसका ज़्यादा पोर्शन ऑफ कोड को आप पैरेलल के अंदर कन्वर्ट करें। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड अप जो हम लोग अचीव कर रहे हैं 95% ऑफ पैरेललाइजेशन के साथ यूजिंग द एमडल्स लॉ, वो हमारे पास 20x है ऑन 1024 कोर्स। तो ये एक थ्योरेटिकल डेरिवेशन है एमडल्स लॉ की कि जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि मैक्सिमम स्पीड अप आप कितना अचीव कर सकते हैं। सपोज आपके पास बजट जो है एक कंप्यूटिंग मशीन बनाने का वो अराउंड 128 कोर्स की आपने एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मशीन बनाई हुई है। आप क्या कर सकते हैं, 128 कोर्स के ऊपर आप मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं अराउंड 15x की आप अचीव कर सकते हैं। मगर आपका जो कोड होगा उस केस के अंदर आपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस जब अचीव करनी है वो आपका 95% ऑफ कोड जो है वो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा हो, या आपका जो प्रोसेसेस है वो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हो, या थ्रेड्स जो हैं वो अगर पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होंगे 95%, तो फिर आपके पास 15x परफॉर्मेंस मिल सकती है। 15x का मतलब ये है कि आपको 15 टाइम्स लेसर टाइम लगेगा उस प्रोसेस को या उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करने में एज कम्पेयर टू अगर आपके पास सीरियल एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है? तो ये एमडल्स लॉ की डेरिवेशन है। कोई सवाल है तो पूछ लें यहाँ तक। सर जो हम स्पीड अप कर रहे हैं सर वो डिपेंडेंट होता है सर जिस हम प्रोसेसर को काम दे रहे हैं उसकी स्पीड क्या है सर? प्रोसेसर की क्या? सर प्रोसेसिंग पावर जो है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं
एक जगह पर हमने सर स्पीड अप 20% वगैरह ले लिया था सर, ये हम पर होता है कि जो है हम उसको कितना आसान करते हैं, या सर ये डिपेंडेंट होता है कि उस जो सामने वाला प्रोसेसर जो है उसमें इतना है पावर के वो इस काम को जल्दी कर सके इतना, या नहीं सर? बेटा हमने यहाँ पे जो मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि अब हमारा जो इस कोर्स में कंसर्न है वो हार्डवेयर का नहीं है। हमारा जो कंसर्न है वो हार्डवेयर की स्पीड बढ़ाने का नहीं है। हार्डवेयर पे हम नंबर ऑफ कोड्स इंक्रीज कर सकते हैं। हमारा जो यहाँ पे कंसर्न होगा वो थ्रू प्रोग्रामिंग या थ्रू सॉफ्टवेयर हम कोड को या जो टास्क हैं उनको ज़्यादा स्पीड अप करें या पैरेलल के अंदर ज़्यादा एग्जीक्यूट करें, ताकि हमारे पास जो ओवरऑल स्पीड अप है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो हम लोग प्रोसेसर की स्पीड यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि उसकी एक स्पीड की लिमिट है, जैसे 5 गीगाहर्ट्ज़, उससे ज़्यादा हम लोग अचीव नहीं कर सकते। तो जब आपके पास एक हार्डवेयर की लिमिट है, तो उस लिमिट में रहते हुए अगर आप फिर भी स्पीड अप करना चाह रहे हैं, तो हम कर ये सकते हैं कि आप पैरेलल कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करते हुए, पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर हमने लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर बहुत सी एक प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट देखा है। थ्रू ओपन एमपी, थ्रू एमपीआई या थ्रू कूडा प्रोग्रामिंग, उसके थ्रू हम लोग कुछ पोर्शन ऑफ कोड को पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट करें। जैसे 95% अगर आपका कोड जो है या प्रोसेस जो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो आप कितना परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। तो ये हमने काम करना है, बजाय इसके कि हम हार्डवेयर पे फोकस करें। ठीक है जी सर, समझ में आ गया सर। अच्छा जी, और कोई सवाल इस वाले से? अच्छा जी, कोई सवाल नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, देन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है, या जिसको हम लोग बात करें, पैरेलल कंप्यूटिंग की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो सीरियल एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि कंप्यूटेशनल जो टास्क हैं या जो प्रोसेसेस के अंदर जो कंप्यूटेशनल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पैरेलल एप्लीकेशंस को इसी वजह से डेवलप किया जाता है। क्यों डेवलप करते हैं? ताकि यूज़र्स को बेटर एक्सपीरियंस मिले। जैसे सपोज़ आपने गेम्स की एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास ग्राफिक्स होती हैं, आपके पास एनिमेशंस होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मेमोरी स्पेस कंज्यूम कर रही होती हैं। तो एक्चुअली जो चीज़ ज़्यादा मेमोरी स्पेस कंज्यूम करेगी, तो हमारे पास कंप्यूटेशनली तौर पे इंटेंसिवली ज़्यादा कंप्यूटेशन टाइम एग्जीक्यूशन में उस पे कंज्यूम होगा। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को हम लोग अगर पैरेलल कंप्यूटिंग के ऊपर शिफ्ट करें, तो हमारे पास ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। तो जो पैरेलल कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस हैं वो सीरियल एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो इसी वजह से हम लोग उनको पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के ऊपर शिफ्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर, वो मेजर की जाती है प्रोग्रामर के जो प्रोग्रामिंग का टाइम है उसके अंदर, कि आपके लिए कितना टाइम लगा फॉर डिज़ाइनिंग द कोड, फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ दैट प्रॉब्लम, उसके सॉल्यूशन के डिज़ाइनिंग के लिए, देन उसको अपने कोड करने के अंदर कितना टाइम लगा, देन डिबगिंग के अंदर, देन उसकी ट्यूनिंग और देन उसकी मेंटेनेंस के अंदर। तो ये जो डेवलपमेंट साइकिल है ये फॉलो किया जाता है और ये डिपेंड करता है आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ऊपर। अच्छा, जो कोई भी एक अच्छा एप्लीकेशन डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रैक्टिस ये होगी कि जो वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, वो जो अंडरलाइंग हार्डवेयर्स हैं, जैसे सपोज़ आपने एक मोबाइल के ऊपर 3D गेम्स की एक एप्लीकेशन डेवलप की, और एक्चुअली जो आजकल मोबाइल फ़ोन्स या जो स्मार्टफ़ोन्स आ रहे हैं उसमें हमारे पास ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर की सपोर्ट मौजूद है। अब सपोज़ आप वो एक गेम डेवलप कर रहे हैं, 3D गेम, और आपकी गेम की जो आपने कुछ प्रोग्रामिंग कुछ तरह से की है कि वो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करती, या आप जो हेक्सा कोर है या ऑक्टा कोर है उस आर्किटेक्चर का फ़ायदा नहीं उठाते। तो उस केस में क्या होगा कि यूज़र को जो है वो बैड एक्सपीरियंस मिलेगा, या जो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उस गेम की वो काफ़ी लो होगी। क्यों? क्योंकि वो अंडरलाइन हार्डवेयर को नहीं फुली तौर पे यूटिलाइज़ कर रहा। उसको फुली तौर पे यूटिलाइज़ करने के लिए जो प्रोग्रामर है वो उसी अगर कोड को या उसी गेम को अगर पैरेलल के अंदर पैरेलल कंप्यूटिंग के ऊपर शिफ्ट कर दे, या ऐसा कोड करे कि उसके अंदर
पैरेलल कंप्यूटिंग की सपोर्ट और वो सारे अंडरलाइन हार्डवेयर की रिसोर्स को यूटिलाइज़ करे, तो आपके पास जो यूज़र को परफॉर्मेंस मिलेगी वो बेटर मिलेगी, और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो फुली तौर पर यूटिलाइज होंगी, बजाय इसके कि पहले अंडर यूटिलाइज हो रही होती है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ली जा सकती है कि सपोज आपके पास 64 कोर की मशीन है, मगर आप उसके ऊपर जो कोड रन कर रहे हैं वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है एक ही कोर के ऊपर, तो इस केस में आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज हो रही हैं, और आप की जो एप्लीकेशन है वो बैड एक्सपीरियंस कर रही है और यूज़र को बैड एक्सपीरियंस कर रही है। तो बेहतर ये होता है, एक गुड प्रोग्रामर या एक गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक प्रैक्टिस ये होती है कि वो अंडरलाइन हार्डवेयर को लाजमी पूरी तौर पर यूटिलाइज करें इसकी एप्लीकेशन। फिर हमारे पास जैसे जैसे APIs डेवलप होती रहीं ओवर द टाइम, जैसे OpenMP की या MPI की जो APIs डेवलप होती रहीं, जो कि पैरेलल प्रोग्राम्स को नो डाउट काफ़ी बेटर बनाती हैं और ऑप्टिमाइज पैरेललाइजेशन हम अचीव करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास पोर्टेबिलिटी का जो इशू है कि आप कोड किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाएं तो वहाँ पे इन API की सपोर्ट मौजूद होगी, तो इस वजह से हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पैरेलल कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं और पैरेलल के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो APIs की वजह से हमारे पास जो पोर्टेबिलिटी का इशू है वो भी रिजॉल्व हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स के अंदर API की सपोर्ट मौजूद है, और हम जस्ट किसी भी कोड को अगर पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो जस्ट उस API को कॉल करना है और फिर आपका वो कोड जो है वो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट हो सकता है। हाँ, अलबत्ता ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कोड पोर्टेबिलिटी इश्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और एक की रोल प्ले करता है। नो डाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर है वो भी अफेक्ट करता है हमारे पास पोर्टेबिलिटी को, कि सपोज़ अगर आपके पास आपने पैरेलल कंप्यूटिंग का सपोज OpenMP का एक कोड डेवलप किया फॉर मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी कोर आर्किटेक्चर, मगर आप उसको जाके रन करते हैं एक सिंगल कोर आर्किटेक्चर पर, तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो फिर भी इतना बेटर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, उसको फिर भी सीरियल कंप्यूटिंग का एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो जब भी आप कोड कहीं भी पोर्टेबल करें तो आपको अंडरलाइन हार्डवेयर और अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज हो, ताकि आप फिर उसके मुताबिक आपका जो कोड है वो उतना ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस दे सकें। फिर हमारे पास कुछ यहाँ पे इश्यूज आते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके रिसोर्सेज के हवाले से। कि सपोज़ आपके पास जो पैरेलल प्रोग्रामिंग का जो इनिशियल गोल था वो ये था कि आपके पास जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको कम से कम किया जाए, और जितना एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा उतना हम फास्टर यूज़र को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्यूटिंग का। तो अब सपोज़ आपके पास एक पैरेलल कोड है जो कि 8 कोर्स के ऊपर रन हो रहा है फॉर 1 आवर। इसका मतलब है कि 8 कोर के ऊपर वो रन हो रहा है फॉर 1 आवर। इसका एक्चुअली मतलब ये है कि उसने 8 आवर्स ऑफ CPU टाइम यूटिलाइज किया, क्योंकि हर कोर के ऊपर 1 आवर एग्जीक्यूट हुआ, मगर ओवरऑल जो उसको एग्जीक्यूशन टाइम लगा है वो 1 आवर का लगा है। ठीक है, अगर यही काम सिक्वेंशली हो रहा होता तो हमारे पास 8 आवर्स के अंदर वो कोड एग्जीक्यूट होता। तो जो जितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी उतना आपके पास जो पैरेलल कोड्स होते हैं, सॉरी जो पैरेलल कोड्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू जो सीरियल कोड होते हैं, क्योंकि जो पैरेलल कोड होते हैं उनके अंदर हमने डाटा को रेप्लिकेट करना होता है और हमारे पास उधर ओवरहेड्स भी होते हैं, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन भी परफॉर्म करनी होती है अमंग द थ्रेड, सिंक्रोनाइजेशन भी करनी होती है, तो उधर हमारे पास जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीरियल टास्क है। और अगर सपोज़ हमारे पास कुछ शॉर्ट ऐसी एप्लीकेशन है तो उधर हमारे पास मतलब ऐसी एप्लीकेशन जिसके मेमोरी साइज़ बहुत कम है तो उसको हम लोग फिर पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करते, क्योंकि वो फिर सीरियल के अंदर एग्जीक्यूट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एप्लीकेशन को पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे तभी आपको फास्टर एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी होती हैं, अगर सिंपल आपने एडिशन परफॉर्म करनी है तो आप वो सिंगल कोर के ऊपर भी कर सकते हैं, या सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है तो भी आप सिंगल कोर पे हो सकती है। हाँ, ऐसा टास्क आ गया जहाँ पे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम हो रही है या ऐसा प्रोसेस आ गया जहाँ ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम हो रही है, तो उसको फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। वो भी उस केस में हो सकता है कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट टास्क हों। अगर डिपेंडेंसी कहीं पाई जाती है, डाटा की डिपेंडेंसी है, तो फिर हम उसको पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। देन हमारे पास 2 तरह की
स्केलेबिलिटी अचीव की जा सकती है बेस्ड ऑन टाइम। एक है, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग स्केलिंग, और दूसरे को कहते हैं वीक स्केलिंग। स्ट्रॉन्ग स्केलिंग की जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली फिक्स हो जाती है जैसे ही अगर आप नंबर ऑफ प्रोसेसर ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें। अच्छा, इसका गोल ये होता है कि हम एक प्रॉब्लम साइज़ के अंदर रहते हुए ही फास्टर एग्जीक्यूशन अचीव कर सकें। तो इस तरह की जो स्केलिंग होगी वो हमारे पास परफेक्ट स्केलिंग कहलाती है, कि हम लोग अगर नंबर ऑफ कोर्स को इंक्रीज़ कर दें तो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाए। जबकि वीक स्केलिंग ये होती है कि आपके पास नंबर ऑफ कोर्स एक फिक्स है, उस फिक्स नंबर ऑफ कोर्स में रहते हुए आपने जो प्रॉब्लम का साइज़ है, सॉरी जो प्रॉब्लम का एग्जीक्यूशन टाइम है उसको रिड्यूस करना है और लार्जर प्रॉब्लम को हमने रन करना है। तो इस तरह की जो स्केलिंग होगी वो आपके पास वीक स्केलिंग कहलाती है। परफेक्ट स्केलिंग तो ये होगी कि आपके पास जैसे ही आप नंबर ऑफ प्रोसेसर इंक्रीज करते हैं तो आपके पास जो प्रॉब्लम का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो परफेक्ट स्केलिंग है। तो ये था कुछ हमारे पास आज के लेक्चर के हवाले से। आपका कोई सवाल है इस हवाले से तो पूछ सकते हो। सर स्ट्रॉन्ग स्केलिंग हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं